हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीमा मिश्रा। हम पुनः आपके सामने आ गए हैं हिंदी का लेके, और जो कि सरदर्द बना हुआ है पेपर 16 फरवरी का। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, 16 फरवरी को यार पूरा पूरा ये हिंदी में ना 95 स्कोर करके आएंगे। कुछ भी नहीं है यार, जो आप दिमाग में दे देंगे वही वो सोचेगा। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ना रोइएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे रोएंगे, 2 दिन बाद रोएंगे, सर 16 फरवरी की एग्जाम है, हम कैसे करेंगे, रात भर रोएंगे, सुबह जाएंगे परीक्षा देने के लिए, सोचेंगे कि काश हम 10 दिन पहले पढ़ लिए होते सर से, तो आज रोने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप आज वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी 15 फरवरी को रात में ना हो और 16 फरवरी को सुबह जाके एकदम पेपर लिख के आए, ठीक है। तो यार सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी डिमांड रही तो कहेंगे तो मैं 5 वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट कर दीजिए अगर आप हिंदी के 5 वीडियो चाहिए, पूरे पूरे पेपर ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक तरफ से खत्म। आप अच्छा ये बताइए, आप विद्या देखे हैं, क्वेश्चन बैंक देखे हैं? बहुत सारी क्वेश्चन बैंक आती है, वो उस क्या रहता है, पिछले साल के क्वेश्चन रहते हैं ना, पिछले साल के तो क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो। गुरुजी आते टिक लगा देते, ये देखिए सन 2015 में टिक लगा लो, ये देखो ये सन 2013 में टिक लगा लो। तो यार हम पूरा पूरा पढ़ा दे रहे हैं ना, तो आपको टिक लगाने की क्या जरूरत, आपको टिक लगाने की क्या जरूरत। मैं आपको पूरा पूरा हिंदी में पढ़ा दे रहा हूँ, तो आपको टिक लगाने की कोई भी भाई साहब जरूरत नहीं है। केवल व केवल आप जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लीजिए, काम खत्म। और आपको कुछ चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप बस मन लगाकर ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए भाई साहब। इससे बाहर आपके पेपर में ना आने वाला है और ना ही पूछा जाएगा। अभी तो मास्टर क्लास लेके आने वाला, फुल पेपर सॉल्यूशन आपके सामने आने वाला है। उन सब वीडियो के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पेपर के 5 दिन पहले से मैं डे शुरू करूंगा भाई साहब, मास्टर क्लास। अभी ये डेमो क्लास कह सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। वो सब वायरल पेपर के आपके रहेंगे, वायरल प्रश्न रहेंगे पूरे पूरे, और जो कि आपके पेपर में आएंगे 100% मैं गारंटी दूंगा पेपर में आएंगे, क्योंकि जो पिछले साल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं पूरा पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना। आज हम लोग सेट 5 धुआं करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बने रहिएगा। बिल्कुल आपको हम बोर नहीं होने देंगे, बिल्कुल आपको बोर नहीं होने देंगे। एकदम कॉमेडी के साथ यार पढ़ेंगे, एकदम इंजॉय करते हुए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है। ये बताइए, आप जब जाते हैं स्कूल में तो आपके बगल बैठे रहते हैं, तो आप देखते देखते पूरे क्लास पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते कि नहीं? आपको बोर लगता है क्या? नहीं होता तो आपको पढ़ने में काहे बोर है ना? बोरिंग नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं। चलिए 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, 15 मिनट में तो आप धुआं करके आएंगे यार, चिंता मत करिए। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, चलिए छाप के। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? फटाक से कमेंट बॉक्स में छाप दो, किसको माना जाता है भाई साहब? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली का प्रथम गद्य रचना माना जाता है। किसको माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा। और यह गंगा कवि द्वारा लिखित नाट्य कृति है। यह क्या है? तो नोट कर लीजिए पॉइंट में, यह क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये क्या है, ये पॉइंट में नोट कर लीजिए। तो ये है एक नाटक है। क्या है? एक नाट्य है, नाट्य कृति है। नाट्य क्या है? कृति है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? गंग कवि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गंग कवि के द्वारा लिखा गया है। तो याद कर लीजिए, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। यह एक नाट्य कृति है और जो कि गंग कवि के द्वारा लिखित है। और दूसरा एक है यहाँ पे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? भाई साहब बताइए, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, कौन है इसमें? प्रताप नारायण मिश्र हैं, या बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो भाई साहब हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं। किस सन में हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन हुआ था? तो नोट कर लीजिए, 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन हुआ था। हमारे साथ आप लोग बोलेंगे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। कब? 1977 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। यह एक मासिक पत्रिका थी। यह एक क्या है? मासिक पत्रिका थी। यह एक क्या है? मासिक
पत्रिका थी, नोट कर डाले, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। उसके बाद गए यहाँ पे बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, ग का राइट यहाँ पे आंसर देना है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरे जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। तो बाबू गुलाब राय की यहाँ पे आत्मकथा कौन सी है, ग का आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि 13 वाला, सॉरी आप तीसरा हो जाएगा, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखी गई है। किस सन में यह प्रकाशित हुई थी, 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो लिख दीजिए बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं हैं। हमारे साथ आप लोग याद कर लीजिए, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। भाई साहब, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, जीवनी है, संस्मरण है, नाटक है, या फिर कहानी है। तो अतीत के चलचित्र जो है यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित, किसके द्वारा लिखित गई है, यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित एक संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है, किसके द्वारा लिखित है, महादेवी वर्मा के द्वारा। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखी गई है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। यह क्या है, यह एक संस्मरण है, याद कर लीजिए। उसके बाद अंगा यहाँ पे जीवन और दर्शन के रचनाकार है। भाई साहब, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राय कृष्णदास हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, या राम वृक्ष बेनपुरी हैं। तो जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, जीवन और दर्शन के रचनाकार जो हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद है। कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद, नोट कर लीजिए, डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं, संपूर्णानंद जो हैं, यह कौन है, जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। आप लोग ईयरफोन कान में डाल के आराम से सुनिए, एकदम पूरा याद हो जाएगा। जीवन और दर्शन डॉक्टर संपूर्णानंद, जीवन और दर्शन डॉक्टर संपूर्णानंद, पूरा आपको रटा डालेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 5 अंक वाला ऊपर बहुविकल्पी प्रश्न एक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे आपका नीचे वाला हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, नीचे वाले देखेंगे आपके 5 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए यहाँ पे हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है। दूसरा का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र, या बालकृष्ण शर्मा नवीन, या अज्ञे, या फिर नागार्जुन। तो हरी घास पर क्षण भर के जो रचनाकार हैं वो कौन है। इससे पहले इसका प्रकाशन कब हुआ था, सन 1949 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, सन 1949 ईस्वी में हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन हुआ था। इसके रचनाकार जो हैं वो हैं अज्ञेय जी। कौन है, अज्ञेय जी हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। कौन है, अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1949 ईस्वी। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है, अज्ञेय जी हैं, जिसका 1949 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ख वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। भाई साहब, हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है, चुभते चौबते, प्रिय प्रवास, चित्राधार, वैदेही वनवास। तो हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है। ख का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो चित्राधार हो जाएगा। जो चित्राधार है यह हरिऔध जी की नहीं है। तो भाई साहब किसकी है, जब चित्राधार हरिऔध जी की नहीं है तो किसकी है, आपको ये भी तो बताना होगा ना। तो चलिए बता देते हैं, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, वनवास, ये हरिऔध जी की कृति है। लेकिन चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। 12th में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बाहर रट डालना, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग रट डालना, ठीक है ना। और यह चित्राधार क्या है, जयशंकर प्रसाद का एक काव्य संग्रह है। नोट कर लीजिए क्या है, यह एक काव्य संग्रह है। नोट कर लीजिए, यह एक क्या है, काव्य संग्रह है। चित्राधार क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का एक काव्य संग्रह है। उसके बाद यहाँ पे ग है, साहित्य लहरी के रचयिता है। भाई साहब, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीर हैं, या आचार्य केशव दास हैं। तो साहित्य लहरी के यहाँ पे रचयिता कौन है, साहित्य लहरी के रचयिता जो हैं वो सूरदास हैं। कौन है, सूरदास भाई साहब साहित्य लहरी के रचयिता हैं। इसमें
कितने पदों की लघु रचना है? तो इसमें 118 पदों की लघु रचना है। इसमें 118 पदों की क्या है? लघु रचना है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये पॉइंट है। अगर वहां पे बोर्ड में देगा तो आप डायरेक्ट आंसर लगाइएगा। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास है। इसमें 118 पदों का लघु रचना है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन है, नौका विहार कविता कृति किस कृति से अवतरित है? जो नौका विहार कविता है यह किस कृति से अवतरित है? गुंजन से या वीणा से या पल्लव से या युगांत से? तो नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? घ का यहाँ पे राइट आंसर देना है। तो नौका विहार जो है, नौका जो विहार कविता यहाँ पे है वो है गुंजन से अवतरित है। किससे है? गुंजन से अवतरित है। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि यह किसकी काव्य कृति है। तो यह जो काव्य कृति है भाई साहब, यह जो गुंजन काव्य कृति है यह है किसकी है? तो नोट कर लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति है। क्या है? गुंजन से। नौका विहार कविता किस कृति से? तो यह गुंजन काव्य कृति से है, जिसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक के कवि भाई साहब कौन है? यहाँ पे दूसरा सप्तक के कवि कौन है? रामविलास शर्मा है, गिरिजा कुमार माथुर है, या केदारनाथ सिंह है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र है? राइट आंसर आप लोग बताइएगा। दूसरा तार सप्तक के यहाँ पे कवि कौन है? भवानी प्रसाद है। भवानी प्रसाद कौन है? दूसरा सप्तक के कवि हैं। अगर मान लीजिए कई बच्चे कहते हैं कि सर आपका एक ऑप्शन गलत था, ठीक है, एक आध दो ऑप्शन गलत हो जाता है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन ढूंढ के बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि और जो पॉइंट होता है उसको भी मैं रिलेट करता हूं। जैसे यहाँ पे है नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है, तो आपको बता दिए कि गुंजन से है, काव्य कृति से है। लेकिन इसके भाई साहब किसने लिखा था, यह भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भी आपको मैं ढूंढ के देता हूं ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो और आप 16 फरवरी को जाएं और वहां पे एकदम क्वेश्चन करके आएं और किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरा सप्तक कवि के कौन है? तो भवानी प्रसाद है। प्रथम सप्तक कवि का नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देख लूंगा। उसके बाद आपका भाई साहब गद्यांश आएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का गद्यांश आएगा। देखा है, अब हम विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच बताएंगे। यदि आप पेन एंड पेपर लेकर बैठे हैं तो बिल्कुल आप रख दीजिए उसे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़कर सॉल्व करेंगे, पढ़कर सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा। और मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा गद्यांश पाठ है और इसके लेखक कौन है, क्योंकि मैं आपसे कई दफा आपको मैं समझाया हूं कि भाई साहब आप किस प्रकार से शीर्षक, पाठ का शीर्षक ढूंढेंगे और लेखक का नाम आप किस प्रकार से ढूंढेंगे। आपको ये चीज याद कर लीजिए। थोड़ा आप एक काम करिएगा, जैसे कि भाषा और आधुनिकता, अशोक के फूल और राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं भाई साहब, इनको रट डालिएगा, ठीक है ना। इनके लेखक रट डालिएगा। बाकी आप भाषा और आधुनिकता कैसे पहचानेंगे, अशोक के फूल कैसे पहचानेंगे, और एक है वो है राष्ट्र का स्वरूप आप कैसे पहचानेंगे। इसका मैं इसमें आंसर दे दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब अगर जहां पर आदर्श की बात की जाए, जहां पर आदर्श की बात की जाए वहां पे क्या है? वहां पे हम और हमारा आदर्श है। हम और हमारा क्या है? आदर्श है। ये ट्रिक है याद करने की। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। हम नहीं मानते कि जो समृद्धि होती है यानी जो बढ़ते हैं और अध्यात्म जो होता है वह एक दूसरे क्या विरोधी हैं, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वस्व समृद्धि की कद्र करता हूं, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखेंगे तो यह ब्रह्मांड आपके
अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे हैं। अब देखिएगा, आप दो जगह पर ढूंढिएगा। आप क्या करेंगे, आप लोग दो जगह पर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे कि इसका पहले पाठ का शीर्षक का नाम ढूंढेंगे। अब भाई साहब पाठ का शीर्षक कैसे पता लगाएंगे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भौतिक समृद्धि के महत्व में लेखक क्या मानता है। लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए और भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। अब बात समझिएगा, ये कहना क्या चाहता है। अरे भाई साहब कहना क्या चाहते हैं आप, हाँ ये गद्यांश कहना क्या चाहता है। यहां पे हमें आदर्श सिखा रहा है, आदर्श सिखा रहा है कि हमें अपने वातावरण पर्यावरण को अच्छे से रखना है और साथ ही साथ हमें जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को अच्छे से रखना है। और जो हम लोग ये न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहे हैं और सर्वस्व समृद्धि की कद्र करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, तो यानी कह सकते हो यहाँ पे हमको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जब आपको कुछ चीज सिखाया जाए तो ये है हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श, भाई साहब हम और हमारे आदर्श में क्या है कि हमें सिखाया जाता है कि हमारा आदर्श क्या है, हम क्या हैं, ठीक ना, हमें किस प्रकार से प्रकृति में रहने वाले मतलब रहना चाहिए। तो जब ये चीज अगर आ जाए तो भाई साहब पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा, हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श। आदर्श देखिए हो गया। अगर कोई चीज सिखाया जा रहा है तो हम और हमारा आदर्श का है, काम खत्म हुआ। और हम और हमारे आदर्श के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। कौन है, अब्दुल कलाम जी हैं, नोट कर लीजिए। हम और हमारा आदर्श है और जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो भाई साहब यहां पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पाठ। पाठ का नाम क्या है, हम और हमारा आदर्श, और लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। बस काम खत्म हुआ यार, और आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा और आप चले आएंगे हंसते हुए, वाह मुझे 2 नंबर मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे है रेखांकित अंश की रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। थोड़ा मजाक करे तो फनी है, ठीक है ना। देखिए रेखांकित अंश की रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट करिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो कि कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे, हाँ कहेंगे कि यार रात में पढ़ ले, सवेरे से जाए लिख के चलाई और हम पास हो जाए, यही सोच के जाएंगे ना। तो भाई साहब उनके लिए मैं टिप्स बता रहा हूँ। अगर आपको आ रहा है तो ये बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा, ये बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही नंबर का है, ज़्यादा नहीं, 2 ही नंबर का है। तो 2 नंबर को 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है, उसको 10 नंबर मत बना दीजिएगा कि 10 पेज में भर के चले आए। भाई साहब 2 नंबर का है तो सीमित शब्दों में आंसर देना है। अगर 10 नंबर का रहेगा तब आप 10 पेज भर के आएंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का है तो 1 पेज भरेंगे तब आपको 2 नंबर मिल जाएगा, आधा पेज, ठीक है ना। तो जितना नंबर का रहेगा उतने पेज लिखिएगा। अब क्या है यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि, फिर इसको आप पूरा का पूरा भाई साहब छाप दीजिएगा। थोड़ा सा इधर उधर बनाकर आप लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, छाप देंगे। आपको 2 नंबर का है तो 1 नंबर एग्जामिनर दे दिएगा। वो उनके लिए अप्रोच बता रहे हैं जो कि कुछ नहीं पढ़े हैं, बस वो जाएंगे लिख कर आएंगे। तो आपको क्या करना है, बस इसी को भाई साहब छाप दीजिएगा और कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको 1 नंबर एग्जामिनर दे देगा, काटेगा नहीं, चिंता मत करिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढना सिखा रहे हैं हम आपको। भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक क्या मान्यता है, यानी लेखक की क्या मान्यता है भौतिक समृद्धि के महत्व में। तो देखिए यहाँ पे भौतिक समृद्धि की महत्व में क्या मान्यता है, इसकी यह मान्यता है कि यह एक दूसरे क्या होते विरोधी। देखिए मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे क्या है, विरोधी हैं। बस यह उतार दीजिए और कुछ नहीं करना है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये तीसरे का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ भी ज़्यादा लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा मत लिखिएगा,
क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप इसका लिख देंगे इतना नंबर मिल जाएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए, किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए, अब स्वीकार करना आपको ढूंढना है, क्या करना है, स्वीकार करना ढूंढना है भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुएं। अब भाई साहब भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुएं कहाँ पे है, आपको यहाँ पे ढूंढना है। चलिए ढूंढ के बताइए आपको किस पैराग्राफ में यहां पर दिखाई दे रहा है और इसका आंसर आपको करना है, ठीक ना, इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए यहां पे लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है, भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं का अगर हम लोग सोच रहे हैं हमने जीवन में लाने के लिए, तो भाई साहब कोई गलत चीज नहीं है। इतना लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जहाँ पे पेन चल रहा है इसका यही आंसर होगा, इसका यही आंसर होगा, चौथा वाले का यही आंसर हो जाएगा। देखिए भौतिक वस्तुओं और आध्यात्मिक चीजों का सोच रखना कोई गलत नहीं है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। भाई साहब भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या ले आती है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भौतिक जो समृद्धि है क्या लेके आती है, यही आपको बताना है। तो देखिएगा जो भौतिक समृद्धि होती है यह अपने साथ सबसे पहले क्या ले आती है, आज़ादी ले आती है, सॉरी समृद्धि देखिए यहाँ पे, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा इसको इरेज करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। तो देखिए लाना यहाँ पे ढूंढिए आप लोग, लाना कहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाती है, यहाँ पे लाती है, और यहाँ पर भी क्या है, लाती है। क्या लाती है, यहाँ पे देखिए लाती है, यहाँ पे लाती है। तो सीधा बताइए कि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। जाके चेक कर लीजिए, गलत नहीं है इसका आंसर। कोई भी क्वेश्चन भाई उठा के देख लीजिए, यही इसका आंसर लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो मैं पढ़ाना हिंदी का बंद कर दूंगा चैनल पे, जाके देख लीजिए। ये टिप्स है ढूंढने का। यार वहां पे टाइम नहीं है इतना आपके पास कि एक वहां पे बैठ के आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि 3 घंटा का टाइम है, आपको स्मार्ट तरीके से आंसर करना है। कुछ बच्चे इतने कमजोर होते हैं कि उनको गद्यांश भी लिखना सही से नहीं आता, तो उनके लिए ये टिप्स है भाई साहब, आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा और ये जितने गद्यांश है आप तैयार करते हुए चले जाइए। चलिए 10 नंबर पक गया अब आपका, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे अगला अथवा में करना है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। यार कितनी बार रिपीट किया गया, मैं इसको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं। लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत क्या है, आवश्यक है। अब सबसे पहला आंसर है, क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका आंसर देना है, पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है। पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है, क्योंकि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं, आप सीधा बताइएगा, क्योंकि अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, इसी के कारण जो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, इसी कारण धरती माता क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है। पृथ्वी की देह को किसने संवारा है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे खींच दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सजाया है, क्लियर है। उसके बाद हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या करना चाहिए, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना चाहिए। काम खत्म। क्या करना चाहिए हमें भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, तो हमें आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए।
पहाड़ों को किसने पीसा है? तो पहाड़ों को दिन रात बहने वाली नदियों ने पीसा है। पहाड़ों को किसने पीसा है? पहाड़ों को दिन रात बहने वाली नदियों ने पीसा है। भाई साहब इसका आप लोग राइट आंसर आप लगा लीजिए, ठीक है ना भाई। इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको अप्रोच कहाँ मिलने वाली है आप खुद बता दीजिए। बिना यार कुछ किए हुए यहाँ पे नंबर मिल रहे हैं आपको 8 नंबर। 8 नंबर आपका इसी पक गया। 2 नंबर बच रहा है, देखो इसे भी हम पका दे रहे हैं। यहाँ पे है शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखना है? शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। एकदम पका पकाया है। यहाँ पे नंबर 10 नंबर, कहीं जाने वाला नहीं। थोड़ा मेहनत कर देंगे तो आपको 10 में 10 पूरा यहाँ पे एग्जामिनर दे देगा, चिंता मत करिएगा। यहाँ पे बताना है आपको शीर्षक और लेखक का यहाँ पे नाम बताया। तो भाई साहब ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो आप यहाँ पे बताइए। यहाँ पे ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ पे लिया गया? कमेंट कर दीजिए। इसका जो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप है। भाई साहब राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। डॉक्टर वासुदेव शरण क्या है? अग्रवाल है। नोट कर लीजिए, डॉक्टर वासुदेव शरण क्या है? अग्रवाल है। तो आप सीधा बताइए पाठ का शीर्षक कौन है? पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। काम खत्म। यही आप लिख दीजिएगा और आपको ज्यादा कुछ लिखने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद पद्यांश, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। भाई साहब इसको आप लोग लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे है। स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ देखिए पद्यांश है, थोड़ा देख लीजिए पद्यांश। देखिए अच्छा इसको भी थोड़ा ट्रिक बता दूं क्या करने का? थोड़ा आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ इसका। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, ठीक है ना, यहां से लेकर है वत्स भी मेरा। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पर है कहे क्यों चूके। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पद्यांश का शीर्षक और कवि का यहाँ पे नाम लिखना है। तो ये पद्यांश का शीर्षक क्या है? तो साकेत है। पद्यांश का शीर्षक क्या है? तो ये आपका साकेत है। और साकेत के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त है। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी हैं। साकेत के कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर यहाँ पे है उपयुक्त पद्यांश में किसका संवाद हो रहा है? जो उपयुक्त पद्यांश है यहाँ पे किसका संवाद हो रहा है? फिर यहाँ पे आपको बताना है वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे। वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे? तो वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे? फिर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। यानी कि ये ज्वलित भाव किसमें जागे थे? स्वयं तुझी में जागे थे। देखिए ये आपको थोड़ा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ढूंढने का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है और अब आप परेशान हो गए, पद्यांश में जो पढ़ के गया मुझे याद नहीं है सर, अब हम क्या करेंगे? तो उनके लिए ये टिप्स मैं बता रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है वे ज्वलित भाव किसमें जागे थे? तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा मिलाइएगा आप। यहाँ पे ज्वलित है, ये ज्वलित भाव। अब ये ज्वलित भाव और थोड़ा जागे जगे थोड़ा मिलाइएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी ज्वलित भाव है, यहाँ पे थोड़ा जागे, यहाँ पे जगे, यहाँ पे जागे हैं। तो यहाँ पे ज्वलित भाव किसमें जागे? स्वयं तुझी में जागे। स्वयं तुझी में जागे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं तुझी में जागे। तो वे ज्वलित भाव किसमें जागे? तो वे ज्वलित भाव तुझी में जागे। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है इसका हिंदी में अर्थ लिख के अच्छे से। पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है? पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है? तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है। तो पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जल रही है। कौन जल रही है? कैकेयी जल रही है। क्लियर है? चलिए उसके बाद यहाँ पे लोकोक्तियां और यहाँ पे मुहावरे मैं लेके आया हूँ। लोकोक्तियां और मुहावरे जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाला है। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई दे रहा हूँ। लोकोक्तियां और मुहावरे 2 नंबर का है। 2 नंबर का है, मैं एक एक करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया इसलिए स्ट्रेच में कर दिया था, तो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े होना, इसका क्या हो जाएगा? अपने पैरों पर खड़े होने का क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, स्वावलंबी होना यानी कि कामयाब होना। अपने पैरों पर खड़े होने का क्या हो जाएगा?
कामयाब होना, कामयाब होना, कामयाब होना, अपने पैरों पर खड़े होना अर्थात कामयाब होना। यानी कि राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना यानी कि असंभव काम करना, असंभव, असंभव, असंभव काम करना, उल्टी गंगा बहाना यानी कि असंभव काम करना। यहां पे इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए यह उल्टी गंगा बहाने के समान है। यदि आपसे कोई कहे कि भाई साहब तुम 100 नंबर नहीं ला पाओगे और यह उल्टी गंगा बहाने के जैसा है, तो बता दीजिएगा कदाचित ऐसा नहीं हो सकता, हम लेकर आएंगे 100 नंबर, चिंता मत करिए। नहीं 100 नंबर आया तो 95 नंबर जरूर आएगा, ठीक है ना। गूलर का फूल होना यानी कभी कभी खिलना। कभी आप गूलर का फूल देखे खिलते हुए? नहीं देखे, यानी दुर्लभ होना। क्या हो जाएगा, दुर्लभ होना, दुर्लभ होना। तो इसका क्या हो जाएगा, इस संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना गूलर के फूल के बराबर हो गया है, यानी कि अब पहले के जैसे लोग नहीं रह गए हैं। मक्खन लगाना, चापलूसी करना या फिर खुशामद करना, अर्थात वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें खुशामद करते हैं, मक्खन लगाते हैं। यानी क्या हो जाएगा, मक्खन लगाना, मक्खन लगाना यानी कि खुशामद करना या चापलूसी करना, कुछ भी कर सकते हैं, सॉरी एक ये सही रहेगा, खुशामद करना, खुशामद करना यानी खुश करना, किसी को खुश करिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए भाई साहब। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चंद्रोदय है यहाँ पे, चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए, चंद्रोदय का हो जाएगा चंद्रधन उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रधन उदय हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इत्यादि क्या हो जाएगा आपका, इति धन आदि हो जाएगा। किसका हो जाएगा, इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद भवनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भवनम का हो जाएगा भोधन, भोधन अनम, भोधन अनम। अब तीनों में एक चीज आप कॉमन पॉइंट देखें कि सी वाला थर्ड वाला ही ऑप्शन सही था, तो आप थोड़ा ट्रिक भी लगाइएगा। अगर एक सी सही दिखाई दे तो सब आप थर्ड वाला लगा दीजिएगा, ए सही दिखाई दे तो सारे के सारे ए मारिएगा। जब आपको ना आए तब ये ट्रिक आप लोग लगाइएगा, तुक्का मारने का तरीका है। देखिए इसमें भी तीसरा सही है और ऊपर भी तीसरा सही है और इसके ऊपर भी तीसरा सही था। चंद्रोदय वाला भी चंद्रोदय है, नीचे इति धन आदि है और इसका भी तीसरा ही वाला देखिए सही है, वो आपका क्या, थोड़ा देख लीजिए, भोधन अनम, भोधन अनम। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये ट्रिक है तुक्का लगाने का। आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है। भाई साहब आत्मना शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन है। कौन सी है, तृतीया विभक्ति एक वचन। आत्मना शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो भाई साहब नोट कर लीजिए, आत्मना में तृतीया विभक्ति एक वचन है। कौन सी है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। नामने शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, तो नामने में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, नामने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन किसमें है, नामने शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद यहाँ पे 11 का है जलद और जलज, जलद और जलद। तो जलद, जलद का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए, जलद का मतलब बादल होता है। क्या होता है, बादल होता है भाई साहब। और जलज का मतलब होता है कमल। क्या होता है आपका, कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। तो कमल और बादल, बादल और कमल क्या हो जाएगा, जलद और जलज का हो जाएगा। अवलंब और अविलंब, अवलंब का और अविलंब का, अवलंब का नोट कर लीजिए यहाँ पे, अवलंब का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। यहाँ पे नोट कर लीजिए क्या हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका अविलंब का क्या हो जाएगा, अविलंब का शीघ्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। उसके बाद का यहाँ पे एक शब्दों के दो अर्थ लिखना है, जैसे कि अच्छत का, कर का और द्विज का, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छत का लिखना है अखंडित, अखंडित, अखंडित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, खंड हो जाएगा, यानी जो टुकड़ा होता है। कर का क्या हो जाएगा, कर मतलब हाथ होता है। क्या होता है, हाथ होता है। और एक टैक्स होता है। आप लोग टैक्स पे करते होंगे, नहीं आप लोग टैक्स कहाँ पे करेंगे, आपके घर वाले करते होंगे, या फिर आप बिस्किट खाते तब भी तो आप टैक्स पे करते हैं यार, उस पर भी टैक्स कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो कर का क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा और टैक्स हो जाएगा। अच्छत का क्या हो जाएगा, अखंडित हो जाएगा और खंड हो जाएगा।
द्विज का क्या हो जाएगा, द्विज का हो जाएगा ब्राह्मण और जन्म लेना। क्या हो जाएगा द्विज का, ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। द्विज का क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, और क्या हो जाएगा, जन्म लेना, जन्म लेना भी द्विज का हो जाएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद नीचे चले आइए, ग का यहाँ पे पहला, किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाएगा, उसे कहते हैं हम लोग कृतघ्न। क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। घृणा के योग्य क्या कहलाता है, घृणास्पद कहलाता है, घृणास्पद कहलाता है। घृणा के योग्य क्या कहलाएगा, घृणास्पद कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है भाई साहब। महादेवी विद्वान कवित्री हैं, तो विशुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशुद्धि हो जाएगा। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, वही तो है, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। एक सेकंड, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, यहाँ पे विदुषी हो जाएगा, शायद यही हो जाएगा, थोड़ा चेक कर लीजिए आप लोग। विदुषी हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं भोजन कर लिया हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं में ने लगा दीजिएगा, मैंने भोजन कर लिया, मैंने भोजन कर लिया है, और हूँ के स्थान पे क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। मैंने भोजन कर लिया है, मैं भोजन कर लिया हूँ, क्या हो जाएगा, मैंने भोजन कर लिया है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें। इसका हो जाएगा, कृपया मेरे सामान पर निगाह रखने की कृपा करें। मेरे सामान पर, यहाँ पे जो न है, यहाँ पे ओ की मात्रा हटा देंगे, न कर देंगे, तो कृपया मेरे सामान पर निगाह रखने की कृपा करें। फिर यहाँ पे है, तुम मेरे से मत बोलो, इसका क्या हो जाएगा, तुम मुझसे मत बोलो। क्या हो जाएगा, तुम मुझसे मत बोलो। देखिए जो पिछले साल के प्रश्न होते हैं ना, वही बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो कोशिश करिए आप पिछले साल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और मैं ये जो लेके आ रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। पिछले साल के मैं क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करके बना के आपका आंसर यहाँ पे करवा रहा हूँ, ऐसे ही करके आइएगा। देखिए मैं कुछ यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, तब भी आपका आंसर होता हुआ आपका चला जा रहा है, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। फिर आपका रस छंद अलंकार तैयार करिएगा, रस छंद अलंकार आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको कल मैं वीडियो रस छंद अलंकार और जो कवि का जिन परिचय, उस पर मैं आज ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी दोपहर या शाम तक आपको वीडियो आज मिल जाएगी, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, और थोड़ा ये आवेदन पत्र आप लोग देख लीजिएगा, नहीं आता तो मैं आपको आज वीडियो मिल जाएगी, चिंता मत करिएगा। आज मैं आपको रस छंद अलंकार पर वीडियो अपलोड करवा दूंगा, मैं ही कर दूंगा, और आवेदन पत्र पर कर दूंगा। साथ ही साथ एक मैं और करूंगा, आपका जो जीवन परिचय बचा हुआ उस पर मैं आज मैं आपको खत्म कर दूंगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ढेर सारे आपके पेपर बचे हुए हैं, सबकी तैयारी मैं करवाने वाला हूँ, चिंता मत करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।